यूट्यूब चैनल टारगेट सत्य की स्टोरी पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो सबसे पहले एक कोटेशन के माध्यम से हम बात शुरू करेंगे कि अगर मिल जाए सब कुछ जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही जिंदगी जीने का मजा देती है। कि हमारी जो ख्वाहिश होती है कि एक पद प्राप्त करें राष्ट्रपति, उस ख्वाहिश को हम पालेंगे आज कि राष्ट्रपति क्या है उसके बारे में समझेंगे, एक ख्वाहिश को पैदा करेंगे, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। आज हम भारत के सबसे बड़े पद राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति बनने के बाद क्या शक्तियां होती है, क्या हम उसके बारे में योग्य हैं या नहीं है। पहली योग्यता है वो होनी चाहिए हमारे अंदर भारत के नागरिक होना चाहिए। हम भारत के नागरिक हैं तो ही भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद दूसरी योग्यता है वो है 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, यानी कि 35 साल के बाद ही हम भारत के राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यदि हम लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं तो ही भारत के राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं। अगली जो 4 नंबर विशेष योग्यता है वो होनी चाहिए, वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यदि हम भारत के राष्ट्रपति बनने चाह रहे हैं तो हम किसी लाभ के पद, यदि सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। सरकारी कर्मचारी का मतलब आगे हम डिपेंड करेंगे कौन कौन से पद सरकारी कर्मचारी के अंदर आते हैं या लाभ के पद के अंदर आते हैं। अगली बात करेंगे कि निम्नलिखित में, जैसे मैंने बताया कि भाई जो राष्ट्रपति है उसके बनने के लिए जो योग्यता होती है उसके अंदर निम्नलिखित पद लाभ के अंदर आते हैं। कौन कौन से लाभ के अंदर आते हैं, कौन कौन से लाभ के अंदर नहीं आते हैं, उनकी बात करें। सबसे पहले बात करें निम्नलिखित 4 पद जो लाभ के पद हैं वो राष्ट्रपति बनने के लिए लाभ के पद के अंतर्गत दायरे के अंदर नहीं आता है। पहला पद है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति खुद है वो लाभ के पद अंदर नहीं आता है। उसके बाद उपराष्ट्रपति भी लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आता है। उसके बाद राज्यपाल भी, किसी राज्य के राज्यपाल है वो लाभ के पद पर नहीं आता है। या मंत्री, केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई भी मंत्री है वो भी इस लाभ के पद के दायरे से बाहर है। आगे बात करते हैं हम निर्वाचक मंडल। किस अनुच्छेद के बारे में, अनुच्छेद अलग अलग दे रखा है, फिर भी मैं अनुच्छेद आपको एक पीडीएफ के माध्यम से व्हाट्सएप या टेलीग्राम जिसके माध्यम से आप जुड़ना चाहते हैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप आराम से जुड़ सकते हैं। निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 के अंदर दे रखा है कि निर्वाचक के अंदर कौन कौन से शामिल होंगे, आपका निर्वाचन कौन कौन करेगा। यदि आप राष्ट्रपति बनना जा रहे हो तो आपका निर्वाचन कौन करेगा, इसके बारे में, आपको वोट कौन कौन देंगे तो इसके बारे में बात करेंगे। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ही आपको वोट देंगे। यदि मैं पिछले वीडियो में मैंने बात किया था प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, इसके बारे में मैंने बात किया था, पूरी तरह डिटेल से समझा दिया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है। ये राष्ट्रपति का पद है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचक मंडली द्वारा निर्वाचन किया जाता है अप्रत्यक्ष रूप से। तो लोकसभा के जो सदस्य है और राज्यसभा के सदस्य है, यानी कि जो भी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो इसके अंदर हमारे चुनाव के अंदर भाग लेंगे। तो 545 जो कि पहले थे, वर्तमान में ये 2 नहीं है, यानी कि निर्वाचित किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, वो 2 सदस्य होते हैं। कुल 545 सदस्य ही निर्वाचन करते हैं और 245, यानी कि राज्यसभा के अंदर 245 निर्वाचित सदस्य, 12 सदस्य ये भाग नहीं लेते हैं आप राष्ट्रपति के निर्वाचन में। कुल मिलाकर के 776 व्यक्ति होते हैं जो निर्वाचक मंडली के रूप में काम करते हैं। निर्वाचक मंडली अनुच्छेद 54 के अंदर दे रखी है। उसके बाद राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य 4020। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों के दिल्ली के 70, पुडुचेरी 30 और विधानसभाओं के निम्नलिखित निर्वाचित सदस्य यानी कि 100। उसके बाद आगे बात करते हैं, आगे बात करें तो देखेंगे कि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये तो बात कर ली हमने। उसके बाद बात करें 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा क्या परिवर्तन किया गया उसके बारे में बात करेंगे। सांसद 776, विधायक 4120, कुल निर्वाचक 4896, यानी कि आपको वोट देने वाले कुल व्यक्ति होंगे 4896। इसके अंदर भी डिफरेंट है कि भी आपको कितना, किसकी वैल्यू, किस सांसद की वैल्यू अधिक है, विधायक की वैल्यू कितनी है, इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। किस विधायक की वैल्यू कितनी होती है, किस सांसद की वैल्यू कितनी होती है। आगे बात करें निम्नलिखित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। ऐसे कौन से सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? वो सदस्य है मनोनीत सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद जो कि राज्यों के अंदर होती है। यानी कि हम बात करेंगे ये राज्य है, इसके अंदर विधानमंडल, दो भागों में बांटे होते हैं, एक तो विधानसभा
और एक होती है विधान परिषद। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो मनोनीत होते हैं, उसके अंदर ये भाग नहीं लेते हैं, केवल विधानसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं। उसके बाद बात करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य 776 भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। हमें बात ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के तो केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके अंदर सभी जो लोकसभा के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, निर्वाचित भी और मनोनीत भी। उसके बाद हम आगे बात करेंगे ऐसे सदस्य जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं लेकिन उसके महाभियोग में नहीं लेते, विधानसभा के सदस्य। यानी कि हम बात करें कि राष्ट्रपति को निर्वाचित तो कर दिया किसी ने, जो मैंने आपको बता दिया ऊपर, और उसके बाद राष्ट्रपति को यदि हटाना है, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, तो उसके अंदर कौन कौन से सदस्य हैं जो राष्ट्रपति को हटाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, तो वो कौन कौन से हैं। तो ये बात करें कि विधानसभा के सदस्य तो भाग तो लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में, परंतु उनको हटाने में कोई उनकी भागीदारी नहीं होती है। ऐसे सदस्य जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते लेकिन उसके महाभियोग में भाग लेते हैं, जैसे सांसद के मनोनीत सदस्य चबदा जो वर्तमान 12 है, वो भाग लेते हैं किसके अंदर, हटाने के लिए अंदर, यानी कि राष्ट्रपति को हटाना है यदि, तो मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति को हटाने में महाभियोग प्रक्रिया को अंदर। उसके बाद बात करेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 55 के अंदर होता है, पंच बनाना है 55, यानी कि राष्ट्रपति को यदि निर्वाचन करना है तो अनुच्छेद 55 के तहत निर्वाचन प्रक्रिया दी गई। अनुच्छेद 55 मत मूल्य, वैल्यू ऑफ द वोट, एक वोट की कितनी वैल्यू, विधेयक की वोट की वैल्यू कितनी है और विधेयक की सांसद की वोट की वैल्यू कितनी है, उसके बारे में बात करें। राष्ट्रपति के निर्वाचन में सांसद तथा विधेयक भाग लेते हैं, तो इनके मत मूल्य समान नहीं होते, यानी कि दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है। मत मूल्यों के निर्धारण का आधार जनसंख्या को रखा गया है, यानी किसी विधेयक की कितनी वैल्यू होगी, किसी सांसद की कितनी वैल्यू होगी, वो जनसंख्या के आधार पर डिपेंड किया गया कि कितने किस राज्य की कितनी जनसंख्या, उसके अनुसार उस विधेयक की वैल्यू दी जाएगी। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 1971 की जनगणना को मत मूल्यों के निर्धारण हेतु निर्धारित कर दिया गया है। उसके बाद आज बात करेंगे विधेयक का मत मूल्य, यानी कि एक विधेयक का कितना मत मूल्य है, कैसे निकाला जाता है, तो हम निकाल सकते हैं जैसे राज्य की जनसंख्या बटा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य कितना है इंटू 100, इसके माध्यम से हम विधेयक के मत मूल्य का निकाल सकते हैं कि विधेयक का मत मूल्य कितना है। उसके बाद सांसद के मत मूल्य कैसे निकाला जाता है, सांसदों का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है, तो सांसदों का मत मूल्य समस्त विधेयकों के मत मूल्यों का योग बटा निर्वाचित सांसद, यानी कि 776 जो सांसद है उनका भाग देकर के निकाल सकते हैं। आगे बात करें यूपी के एक विधेयक का मत मूल्य कितना है, एक विधेयक का मत मूल्य 208, यानी जो सर्वाधिक मत मूल्य है विधेयक का, यानी कि एक विधेयक की सबसे ज्यादा पावर उस राष्ट्रपति को वोट देने के अंदर है, तो वो है यूपी की विधेयक की, तो कितनी वैल्यू है 208, हम आंक सकते हैं अंकों के माध्यम से। राजस्थान के एक विधेयक के मत मूल्य कितना है 129, यानी कि वही राजस्थान का विधेयक जाता है राष्ट्रपति का वोट देने, राष्ट्रपति को वोट देने के लिए, राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए, तो उसकी वैल्यू 129 है। जबकि यूपी का कोई विधेयक वोट देने जाता है तो उसकी वैल्यू 208 है। उसके बाद बात करेंगे सिक्किम के एक विधेयक का मत मूल्य 7 है, यानी कि सबसे कम वैल्यू, एक विधेयक सबकी पावर तो लगभग बराबर, परंतु राष्ट्रपति का यदि वोट करने जा रहे हैं तो इनकी वैल्यू और इनकी वैल्यू में आप अंतर देख सकते हैं कि एक राष्ट्रपति के वोट के अंदर कितनी वैल्यू किसकी होती है। यदि सिक्किम के विधेयक का मत मूल्य तो 7 है, जबकि यूपी के विधेयक का मत मूल्य 208 है। आगे बात करेंगे कि एक सांसद समस्त विधेयकों के मत मूल्यों का योग यह है, समस्त सांसदों के मत मूल्यों का योग यह है, कुल मत यह है। उसके बाद बात करें अनुच्छेद 71(3) के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव का नियमन संसद विधि बनाकर कर सकती हैं, अर्थात उसके बाद आगे हम बात करेंगे जमानत राशि कितनी है। तो राष्ट्रपति यदि बनने जा रहे हैं तो इसकी आपको पहले फीस भरनी होगी, वो जमानत राशि है 15,000 रुपये। कितने रुपए? 15,000 रुपये। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए यदि आप जा रहे हैं तो 15,000 रुपये आपको पे करने होंगे, उसके बाद राष्ट्रपति के उम्मीदवार बन सकते हैं।
नामांकन पत्र, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नामांकन पत्र कम से कम 50 सांसदों द्वारा प्रस्तावित तथा अन्य 50 सांसदों द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर के 100 सांसदों की अनुमति पहले आवश्यक है, उसके बाद आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। निर्वाचन अधिकारी, राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा का महासचिव तथा अथवा राज्यसभा का महासचिव निर्वाचक अधिकारी के रूप में कार्य करता है। यानी कि आपसे सीधा सीधा पूछ ले राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचन अधिकारी कौन सा होता है, तो या तो राज्यसभा या लोकसभा का महासचिव। उसके बाद आगे बात करेंगे हम कि निर्वाचन स्थल कौन सा होता है, कहाँ से सांसद या विधायक वोट करते हैं, उसके बारे में बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधायक विधानसभा में तथा संसद के मतदान करते हैं। निर्वाचन अनुच्छेद 55 के तहत होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। कौन सी प्रणाली? राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमण मत प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। हेयर प्रणाली से होता है। कौन सी प्रणाली? हेयर प्रणाली, जिसे हम आनुपातिक प्रणाली को हेयर प्रणाली के रूप में जानते हैं। उसके बाद आगे हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन हेयर प्रणाली पढ़ लिया। इस प्रणाली में पसंद के आधार पर उम्मीदवारों को वरीयता दी जाती है, अर्थात जितने उम्मीदवार होंगे उतनी ही वरीयता होगी। यानी कि ए, जैसे हम उदाहरण के रूप में ए, बी, सी और डी यदि इस प्रकार है तो हम अपना वोट किस प्रकार देंगे? 1, 2, 3, 4 ऐसे। जैसे 4 नंबर चॉइस ये है, 1 नंबर चॉइस ये, 2 नंबर ये है, 3 नंबर ये। इस प्रकार हम चॉइस के माध्यम से राष्ट्रपति चुनेंगे। जैसे हमारी पसंद है कि 4 राष्ट्रपति बन गए तो वरीयता देंगे पहले कि ए हमें पहली पसंद है, बी उसके बाद पसंद है। यदि ए राष्ट्रपति नहीं बना तो बी हमारी दूसरी पसंद है, सी हमारी तीसरी पसंद है। जैसे इसके खे व्यक्ति ने वोट किया है, इस खे की पहली पसंद ये हो गया डी और लास्ट पसंद ये हो गया सी। इस प्रकार से पसंद के बारे में वरीयता क्रम के रूप में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। उसके बाद आगे बात करेंगे मतगणना कि मतगणना कैसे होती है। मतगणना, राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान के उपरांत मतगणना करने के पूर्व अवैध मतों को निरस्त कर दिया जाता है और वैध मतों का एक न्यूनतम कोटा निकाला जाता है। कोई प्रत्याशी तब तक विजेता घोषित नहीं होगा जब तक कि उसने न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं किया हो। यानी न्यूनतम कोटा निकालने का सूत्र यह है, कुल वैध मत बट्टा 1 प्लस 1, यानी कि कुल वैध मत बट्टा 1 प्लस 2 और 1 प्लस 1। उसके बाद आगे बात करेंगे मतगणना के प्रथम चरण। मतगणना के प्रथम चरण में पहली पसंद के आधार पर मतों की गणना की जाती है। पहले चरण में ही न्यूनतम कोटा प्राप्त करने वाला प्रत्याशी जीत जाता है, लेकिन यदि किसी भी प्रत्याशी को न्यूनतम कोटा न प्राप्त हुआ हो तो दूसरे चरण में मतगणना शुरू हो जाती है, जिसमें उस प्रत्याशी को पराजित घोषित कर दिया जाता है जिसे पहली चरण में सबसे कम मत मिले थे, अर्थात उसके मतों को दूसरी वरीयता के आधार पर शेष प्रत्याशी को हस्तांतरित कर दिया जाता है। यानी कि ये जो मैंने आपको समझाया है कि वरीयता क्रम में किस प्रकार वोट देते हैं, तो यदि सबसे कम मतदान की यदि कम वोट मिले उसको पहले निरस्त कर दिया जाता है। उसके बाद 50% का कोटा, यानी कि कुल मतों का 50% जिसको प्राप्त होगा वो विजेता होगा। 50 प्लस 1 ये है वरीयता, जो विजेता के लिए कुल कम से कम वोट प्राप्त करने की। उसके बाद आगे हम बात करेंगे कि यदि दूसरे चरण में भी किसी प्रत्याशी को न्यूनतम कोटा प्राप्त न हो तो ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि किसी प्रत्याशी को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हो जाए। यानी न्यूनतम कोटा मतलब 50 प्लस 1 51 वोट, यानी कुल मतों का 50% वोट प्राप्त होना जरूरी है। उसके बाद आगे हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति, अब तक राष्ट्रपति जो चुनाव हो चुके हैं उसके बारे में बात करें। अब तक हुए राष्ट्रपति चुनाव में केवल एक ही बार 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में द्वितीय चरण में जनगणना की आवश्यकता पड़ी। एक ही केवल जो निर्वाचन प्रणाली थी उसके अंदर 1969 के अंदर आवश्यकता पड़ी कि भाई दूसरी बार भी गणना कराने जरूर पड़ी। प्रथम चरण के अंदर 50% या न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद बात करें कार्यकाल, 56 इंच का चिन्ह। कार्यकाल का वैसे हम राष्ट्रपति कार्यकाल कैसे नाम याद रखते हैं कि 56 इंच का चिन्ह किसका है, कितने कार्यकाल है। तो राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर रहता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल
से पूर्ण होने से पूर्व नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होना चाहिए। यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही उसकी निर्वाचन प्रणाली कर दिया जाता है। राष्ट्रपति कार्यकाल से पहले ही नए राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए कर दिया जाता है। उसके बाद आगे हम बात करेंगे, बस ये राष्ट्रपति की बता दिया कि अनुच्छेद 56 के अंदर से क्या है, राष्ट्रपति निर्वाचन प्रणाली बता दी। उसके बाद आगे बात करें पुनर्निर्वाचन की पात्रता। यदि कोई भी राष्ट्रपति वापस से राष्ट्रपति बनना चाहता है तो इसके लिए क्या पात्रता रखी है, अनुच्छेद 57 के अंदर देख रखी है। राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा, अर्थात भारत के राष्ट्रपति के लिए संविधान में अधिकतम समय सीमा का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र राष्ट्रपति रहे जो 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद पर रहे। उसके बाद ये परंपरा है कि कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के बाद दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ता, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से वो है। आगे हम बात करेंगे पद की शर्तें। यदि कोई राष्ट्रपति बन रहा है तो उसकी क्या पद की शर्तें हैं, अनुच्छेद 59 के अंदर इनकी शर्तों का उल्लेख किया गया है। किसी सांसद अथवा विधेयक के राष्ट्रपति चुन लिए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति पद पर पद ग्रहण करने से पूर्व उसे अपने पूर्व पद से इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उसका पूर्व पद स्वतः ही निरस्त हो जाता है। यदि कोई विधेयक या सांसद या उपराष्ट्रपति जो भी राज्यपाल यदि कोई राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार है और वो चुनाव जीत जाता है, राष्ट्रपति बन जाता है, तो उसके बाद जो पूर्व पद था वो अपने आप रद्द हो जाता है या हटा दिया, इस्तीफा देना पड़ता है। ये इस्तीफा नहीं दिया जाता है तो खारिज हो जाता है। उसके बाद आगे हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति को दूसरी अनुसूची में निर्धारित वेतन भत्ता दे होगा। यानी कि दूसरी अनुसूची के अंदर राष्ट्रपति के बारे में जो सभी जो अच्छे पद होते हैं, जैसे मंत्री है, राज्यपाल है और न्यायपालिका में जो न्यायाधीश होते हैं, उनके जो वेतन भत्तों का निर्धारण वो दूसरी अनुसूची के अंदर किया गया है। राष्ट्रपति के वेतन में कोई अनावश्यक कटौती नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से प्रभारित होता है। यानी आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपति का वेतन किस निधि से दिया जाता है, तो संचित निधि से दिया जाता है। उसके बाद बात करेंगे शपथ, अनुच्छेद 60 की बात करें, शपथ ग्रहण। शपथ किस अनुच्छेद के अंदर है, तो हम बात करेंगे 60 के अंदर राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 के अंदर दी गई है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। यानी कि राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है, तो मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं उपस्थित है तो वरिष्ठ न्यायाधीश के सामने शपथ ग्रहण करता है। राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में नहीं दिया गया है, बल्कि इसका उल्लेख अनुच्छेद 60 में दिया गया है। यानी कि बात करें कि राष्ट्रपति की पूछ ले कि राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 60। सूची कौन सी है, तो सूची तीसरी में नहीं दिया गया है। और वेतन के बारे में जानकारी है वो दूसरी अनुसूची में दी गई है। आगे बात करेंगे राष्ट्रपति को हटाना यानी कि महाभियोग के बारे में। महाभियोग अनुच्छेद 61 के में दिया गया है। यानी महाभियोग शपथ 60 में, 55 निर्वाचन में इसे अनुच्छेद याद रखना है। 55 निर्वाचन में जो 60 शपथ है और 61 में महाभियोग है। आगे बात करेंगे संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के लिए किया गया है, अन्य किसी पद के लिए नहीं है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का ऐसा प्रस्ताव केवल एक कारण से ही लिया जा सकता है, तो कौन सा कारण है, संवैधानिक कदाचार अर्थात संविधान का उल्लंघन। यानी कि राष्ट्रपति को केवल एक ही माध्यम से हटाया जाता है और वो है संविधान का उल्लंघन या संवैधानिक कदाचार। ऐसा प्रस्ताव 14 दिन पूर्व सूचना के आधार पर सदन में कम से कम 1/4 सदस्यों के समर्थन से ही लाया जा सकता है। उसके बाद बात करें सदन लाया जा सकता है। उसके बाद बात करें यदि पहला सदन इस प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित कर दें तो यह दूसरे सदन में जाता है। दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच करता है। यहाँ सदन का मतलब लोकसभा या राज्यसभा है। सदन 2 सदन है, कितने सदन है, 2। कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। याद रखना सदन कौन कौन से,